कैल्शियम फॉस्फेट के हवाले से बात कर रहे हैं, या जो सुशलर की रेमेडी है कैल्शियम फास्फोरिकम, उस हवाले से उसके फिजियोकेमिकल डेटा के हवाले से बात करें। इसमें जो मैंने उर्दू की है उसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। कैल्शियम फास्फोरिकम जिस्म के मुनासिब नशोनुमा ग़िज़ाइयत के लिए बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। ये साल्ट खून के प्लाज्मा, कार्पसल्स, लौब दहन, गैस्ट्रिक जूसेस, हड्डियों जोड़ने वाली बाफ्तों, दांतों, दूध वगैरह में पाया जाता है। ये हड्डियों को मजबूती देता है और कैल्शियम फास्फोरिकम एल्बुमिन से कीमियाई अहम वाबस्तगी रखता है, जो बाफ्तों के खुलियों में इस साल्ट के लिए नामियाती बुनियाद है। और जहाँ भी रतूबतों में एल्बुमिन या एल्बुमिनस मादे पाए जाते हैं, इसकी ज़रूरत होती है। ये खून के नए कार्पसल्स बनाने, खून की कमी और क्लोरोसिस में अवलीन तरजीह है। ये नर्म और ज़ेरे नशो नुमा बाफ्तों के लिए अहमियत का हामिल है, खुलियात की नशो नुमा को फ़रोग देता है। यहाँ पे हमने कुछ अल्फाज जो कुछ बोले मेरे नज़दीक आपके लिए नए हो सकते हैं, काइंडली उनकी निशानदेही करें। क्लोरोसिस एनीमिया की शक्ल है, खून की कमी की है। लुआबे दहन जी, लुआबे दहन स्लाइवा, लुआबे दहन, दहन माने मुंह, मुंह का लुआब, स्लाइवा। बाकी सब अल्फाज और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ मफहूम हो सकता है वो क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। पहला सेंटेंस, कैल्शियम फास्फोरिकम जिस्म की मुनासिब नशोनुमा और ग़िज़ाइयत के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। नशोनुमा भी और ग़िज़ाइयत भी, इन दोनों में डिफरेंस कीजिए। हाथ रेस करेंगे। नशोनुमा जिस्म का बढ़ना, और जैसे नशोनुमा जिस्म वक्त के साथ साथ बढ़ता है, और ग़िज़ाइयत उसके अंदर न्यूट्रिशन। ठीक, कोई बात जो इनकी कही हुई बात के बरखिलाफ हो? ठीक, इन्होंने जो बात की वो ये कि जिस्म का बढ़ना, नशोनुमा से मुराद है जिस्म का डेवलप होना। ठीक है, और ये मुस्तकिल जारी रहता है। और ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन। कैल्शियम फास्फोरिकम के हवाले से हम ये बात कह रहे हैं कि कैल्शियम फास्फोरिकम की शुशलर साल्ट नशोनुमा में भी फायदेमंद है, और दूसरा न्यूट्रिशनल कमी को भी पूरा कर रही है। फिर वही आपके जहन में शायद सवाल उभरे ना उभरे, मैं ज़रूर सवाल कर देता हूँ। तो हमने तो ये कहा था कि इसकी मिकदार ही इतनी नहीं है कि न्यूट्रिशनल ज़रूरियात कैसे पूरी करेगी। वो तो है ही बिल्कुल बारीक से बारीक कर दिया, तो फिर काहे की ज़रूरियात पूरी हो रही है? कोई इसकी वजाहत करे। यहाँ पे टाई नहीं आ रही, तजाद नहीं आ रहा, मेरी ही बातों में मुझे ही तजाद महसूस हो रहा है। जी, जब हम किसी चीज की मिकदार को कम करेंगे तो उसकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना, तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो ये उसको कवर अप कर लेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई और? इन्होंने कहा कि मिकदार को कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी आप एक रोटी के बजाय आधी रोटी खाएंगे तो आपको ज्यादा तवानाई महसूस होगी। असल में ये होम्योपैथिक तरीके के मुताबिक नहीं है कि उसको प्रोटोनाइज नहीं किया जा रहा है इसकी कुव्वत बढ़ाने के लिए, बल्कि हमारे जिस्म में ऑलरेडी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम देते हैं। तो जब ये इश्यूज होगा हमारे जिस्म में, तो अपनी मखसूस सलाहियत के मुताबिक ये कुदरती है, इस वजह से उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है और मदद देता है उसको। ठीक है जनाब डॉक्टर साहब, हमने
जगह जगह पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को सामने रखिए और ग़िज़ाई ज़रूरियात उससे पूरी हो रही हैं। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, अगर हम सप्लीमेंट ले रहे हैं या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका काम मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करना है। और मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म में फैली हुई डिस्ट्रीब्यूटेड जो एनर्जी है या एनर्जी के जो भी सोते हैं, उनको कलेक्ट करेगी और उनको इस्तेमाल में लाएगी राइट वे में। और यही इसकी ग़िज़ा है। जब हम ग़िज़ा की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम फास्फोरिकम एज ए साल्ट ऑफ सेलुलर थेरेपी, ये ग़िज़ा को इनडायरेक्टली लिया गया है, डायरेक्टली नहीं लिया गया। बाकी जो चीज़ें हैं, ये साल्ट खून के प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स लावेजन, ये बहरहाल इसमें पाया जाता है और इसमें कोई तफसील वाली बात नहीं है। इसके जनरल एक्शन की तरफ आते हैं हम। जनरल एक्शन जो है वो कैलकेरिया फॉस जिस्म में कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स के शिफाई अमल में नक्स से टूटी हुई हड्डियों के सरों के गिर्द कालस की ताख़ीर होती है। हड्डियों और गैर फितरी नशोनुमा, खराब ग़िज़ाइयत और रिकेट्स में पाई जाने वाली दीगर तब्दीलियाँ देखी गई हैं। इस साल्ट के इलाज के दायरे कार में हड्डियों की तमाम बीमारियाँ शामिल हैं। इसकी कमी की वजह से खराब ग़िज़ाइयत, नामुकम्मल खुलियात की नशोनुमा और इसके नतीजे में बाफ्तों की खराबी होती है। अब अगर हम सरों पे कैलस की फॉर्मेशन, हड्डियों के सिरों पे कैलस की फॉर्मेशन, कैलस किसे कहते हैं? हड्डियों को जोड़ने के बाद जो एक मटेरियल जमा हो जाता है, वो कैलस फॉर्मेशन कहलाती है। अगर फ्रैक्चर हड्डी आपस में जुड़ती है तो वो जुड़ने के बाद इस तरह से जैसे वेल्ड कर दिया गया हो, इस तरह से एक फॉर्मेशन होती है, तो उसे भी हम कैलस फॉर्मेशन कह सकते हैं। इसकी मुताबिक और मिसालें भी हमें हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती है, लेकिन समझने के लिए इस हद तक समझिए। यानी इसका जो काम है कैलकेरिया फॉस का, वो खराब ग़िज़ाइयत से हमारी वही मुराद है जो हमने अभी पिछले उसमें पैराग्राफ में स्लाइड पे की थी कि न्यूट्रिशनल वो मेटाबॉलिक जो है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस जहाँ कहीं पे भी होंगे, वहाँ पर हमें बहुत सी शॉर्ट कमिंग या जो है वो मुश्किलात पेश आएंगी, और उन मुश्किलात को हल करने के लिए यही होगा कि हम उसका असाला करें कि उसका मेटाबॉलिज्म बहाल करें। और मेटाबॉलिज्म बहाल करने के लिए हमें कैलकेरिया फॉस ये दे सकते हैं अगर वो इंडिकेटेड है। तो ये नहीं है कि आप कैलकेरिया फॉस का मतलब ये नहीं है कि आप कैलकेरिया फॉस ही देते हैं, वो हर मर्ज की दवा नहीं है। जहां कहीं पे भी वो इंडिकेटेड है वहां पे दी जाएगी। साल्ट बराए हड्डी और दांत, जो हड्डियों की सेहत और अफजाइश की दवा भी जानी जाती है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो है इससे मुंसलिक जो असरात हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ से आपको जो कुछ भी अब स्लाइड पे है, ये आपके पास जो कंटेंट्स दिए गए हैं आपके फोल्डर में, वहाँ पे मौजूद है, उर्दू में भी और अंग्रेजी में। तो इसे पढ़ना नहीं, इसे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं कि जिनको के मद्देनजर रखना होगा। हड्डियों की तकालीफ, फ्रैक्चर के अंदमाल, ये इसी ज़िमन में बात हो रही है। हड्डियों की तकालीफ क्या क्या हो सकती हैं? फ्रैक्चर्स के अंदमाल हड्डियों के भुरभुरेपन के इलाज और नशोनुमा के दौरान होने वाले दर्द का अजाला करता है। हड्डियों के इंदमाल, क्या मतलब हुआ इंदमाल का? जी, तो सर जो फ्रैक्चर्स जो है वो सही तरह से हील नहीं हो पाता, मतलब reunion लफ्ज नहीं हो पाते। इंदमाल का मतलब है हीलिंग। यहाँ फ्रैक्चर की बात ही नहीं हो रही, हीलिंग की बात हो रही। हीलिंग जहाँ कहीं भी होगा वो दर्द का इंदमाल जो है, इंदमाल का मतलब हीलिंग।
हड्डियों के भुरभुरेपन की टर्मिनोलॉजी क्या थी जो हमने पढ़ी? ऑस्टियोपोरोसिस। और नशोनुमा के दौरान होने वाले दर्द का अजाला करता है। नशोनुमा के दौरान होने वाला दर्द, ये कौन सा दर्द होता है? कभी गौर किया आपने? छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो ग्रोइंग पेन्स होते हैं। आसानी से हड्डियां बड़ी नहीं होती, आसानी से गोश्त पोस्ट का आदमी, इतना सा बच्चा जो है वो मुझ जैसा इतना बड़ा नहीं बन जाता। शुरुआत में उसे पेन सहने पड़ते हैं। वो पेन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन वो ग्रोइंग पेन्स कहलाते हैं। जब बच्चा शिकायत करता है कि मैंने खाना नहीं खाना वक्त पे, जब बच्चा शिकायत करता है कि मैंने नहीं पढ़ना, मूड नहीं हो रहा, बेचैन हो रहा है, और बज़ाहिर कोई ऐसी तकलीफ भी नहीं है। तकलीफ से मुराद जब कभी भी बच्चे को कुछ होता है तो दो तीन चीजें हमारे सामने आती हैं। आया उसे बुखार तो नहीं, वो हमने हाथ लगा के चेक कर लिया, उसे मोशन तो नहीं हो रही या पेट गड़बड़ तो नहीं रही, वो उसके बिहेवियर या जो स्टूल की हैबिट्स हैं उससे पता चल जाता है। और क्या उसे कान में दर्द तो नहीं हो रहा, वो उसके हाथ लगाने से पता चल जाता है, नाक से पता चल जाता है कि उसको नज़ला जुकाम तो नहीं। ये सब चीजें जाहिर हो जाती हैं। लेकिन आप देखें कि इन सब में से कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद बच्चे में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी है। तो इसका वाजे जो जवाब है वो ये है कि ये बच्चा ग्रोइंग पेन में से गुजर रहा है, और इस ग्रोइंग पेन के अंदर कैलकेरिया फॉस इंडिकेटेड है। ये चीज नोट करें आप, और आपके लिए कारआमद होगी प्रैक्टिस के अंदर कि ग्रोइंग पेन में बहुत ही पार्ट प्ले करती है। दूसरी है जिस्मानी कमजोरी। कैल्शियम फॉस्फेट जिस्म के तमाम खुलियात, खास तौर पर हड्डियों के खुलियात में मुज्तमा होता है। ये जिस्म में जारी साख्ती तश्कील के अमल को जारी रखने में अहम किरदार अदा करता है। हड्डियों और दांतों की नशोनुमा और इंदमाल में मावनत करता है। हड्डियों के भुरभुरेपन, फ्रैक्चर के इलाज में मुआविन है। ये खून के जमने के अमल और खून ज्यादा बहने के रुझान में भी कमी लाता है, कमी लाने में मुआविन होता है। जैसा कि नाक से बार बार नाक से बार बार खून बहना या नाक बहना लिख दिया, ये खून बहना। यानी इसका जो दूसरा इंडिकेशन सामने आई वो हमारे पास ये आई कि हड्डियों के जो मामलात हैं उस हवाले से बड़ों के अंदर वो चीज़ें भी हो सकती हैं कि जिससे फ्रैक्चर्स हो, खून के जमने का अमल हो। खून के जमने के अमल से क्या ताल्लुक है इसका? कोई कैलकेरिया फॉस का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, कोई फॉस्फेट का कोई ताल्लुक नजर आता है? मैं आपके फिजियोलॉजी के टीचर से मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया है। अब देखना ये कि आपने कितना सीखा है। सर्कुलेशन रुक जाती है जब कहीं ब्लड जमा हो जाता है तो? फिर से रिपीट कीजिए अपनी बात को। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है ना जहाँ कहीं भी, मतलब ब्लड रुकता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन कहीं रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर बात आपने किसी और तरफ लेके चली गई तो मैं इसलिए उसको भी जो है वो ले रहा हूँ। थ्रोम्बोसिस कहते हैं जब खून रुक जाए। थ्रोम्बोसिस में कैल्शियम का पार्ट क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का क्या काम है जी? फिर सर्कुलेशन रुकेगी, मतलब वो फिर ब्लड के बाकी पार्ट। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट का खून के जमने के अमल में और खून के बहने के अमल में क्या रोल हो सकता है? कोई लॉजिक नजर आती है आपको? कोई फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट इसका नजर आता है कि उसमें कोई पार्ट पे लेकर? सर फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट फॉस्फेट जो होता है उसके अंदर विटामिन के भी
फूड होता है जो कि खून जमने देता है, रोकता है? विटामिन के का तो कोई फार्मूला फॉस्फेट के हवाले से नहीं है। देखें, कैल्शियम में कमी बेशी या उसकी डेफिशिएंसी हमारी बारीक रगों पर खास जो है वो किरदार अदा करती है। नंबर 1, कैल्शियम फॉस्फेट का रोल हमारे जिस्म में दो एंडोक्राइन ग्लैंड पर बहुत ज्यादा है और बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड पर किसी हद तक है। वो दो कौन से हैं? एक तो हमने कहा था पैराथायराइड हार्मोन और एक कहा था थायराइड हार्मोन। ये हार्मोनल डिस्टरबेंस और दूसरा खुद कैल्शियम की कमी का होना और उसकी वजह से फ्रेजिलिटी बढ़ जाना ब्लीडिंग को ज्यादा कर सकता है। देखिए, ब्लीडिंग जब जिस्म से ब्लीडिंग हो रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि दो तरह से ब्लीडिंग। एक तो ये कि जमने का अमल का मतलब है कि ब्लीडिंग हुई और रुक नहीं रही, जमने का अमल तवील हो गया, और उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ विटामिन के ही पार्ट प्ले कर रहा हो, बल्कि हमारे जिस्म में जो पूरा स्टेप वाइज थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और इस तरह से जितने भी चीजें हैं, इनमें से कोई सी भी स्टेप मिस हो जाए या कहीं पर भी कोई ट्रैक खराब हो जाए तो उस सूरत में हमारा जिस्म ब्लीड करने लगता है। तो हर दो तरह से आया मैकेनिकली, फिजिकली जो है वो ब्लीडिंग हो रही हो यानी डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर जो है वो खून के जमने के अमल में ताक़ीर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। दोनों सूरतों में कैलकेरिया फास्ट का इस्तेमाल मुनासिब होता है। हड्डियों के फ्रैक्चर ये जिस्म में कहाँ असरअंदाज होता है? हड्डियों के फ्रैक्चर के बाद की तकालीफ बढ़ोतरी के नीज बच्चों और नौउम्र जवानों में हड्डियों की सुस्त नशोनुमा, गैर मामूली बीमारी के बाद कमजोरी, या उन बच्चों में जो बीमार ना हो लेकिन नौज़ायदगी के दौरान दांत निकलने की बेचैनी हो, दर्द, कोलेंज, बाजुओं और टांगों के पट्टों की ईंठन, गुनगुनाहट, सुन होना, आसावी तनाव, बार बार नाक से खून बहे, बूढ़े लोगों की जल्दी खारिश, खून की कमी, दूध से एलर्जी, नीज, हर तरह की एलर्जी, सर का एक्जिमा, सुर्खी, हमल के दौरान पेड़ों की तकालीफ, अलल सुबह सांसों की नाखुशगवारियत और बढ़े हुए टॉन्सिल्स की पुरानी तकलीफें शामिल हैं। उम्र रसीदा अफराद में भुरभुरी हड्डियों के इलाज में भी मामूल है। इसमें आपको कुछ लफ्ज ऐसे हो सकते हैं कि जिनके मानी या उनके सुना तो होगा लेकिन आपने डिफाइन शायद ना कर पाए, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है? कोई लफ्ज है आपके लिए? बढ़ोतरी के दर्द हमने ग्रोइंग पेन के हवाले से बात कर ली है। बच्चों में जो है ग्रोइंग पेन होते हैं। नौ उम्र जवानों में हड्डियों की सुस्त नशोनुमा, यानी नौ उम्र नौजवान जो कि बॉडी को सही तरीके से या माइलस्टोन के मुताबिक बिल्डअप ना कर सके, यानी हर दौर का या हर उम्र का एक हड्डियों के स्ट्रक्चर बढ़ने का एक माइलस्टोन बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, एक संगी मील है। उस संगी मील को अगर क्रॉस नहीं कर रहे हैं या उसके मुताबिक नहीं है, इसका मतलब है कि बढ़ोतरी या ग्रोथ रुक गई है। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों की जो माइलस्टोन है वो पूरे हो रहे नहीं हो रहे। अगर उनकी मेंटल फैकल्टी, जिस्मानी फैकल्टीज, जिस्मानी जो है वो आज़ा सही जगह, सही वक्त पे, सही तरीके से डेवलप हो जाए तो उसे नॉर्मल कहते हैं। अगर वो कम रह जाए तब भी और ज्यादा बढ़ जाए तब भी, दोनों सूरतें एबनॉर्मल होती है। अगर ज्यादा बढ़ जाए और कद बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? चेहरा भी बड़ा हो जाए और आदमी लंबा तड़ंगा हो जाए, क्या कहलाएगा?
तो वो नंबर 1 पे आ जाए। ये बहुत देर से खामोश बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि वो फिर भूत ही खिलाएगा, मतलब भूत कहलाएगा। माशाल्लाह, नहीं भूत नहीं कहलाएगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या कहती है। ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ जाए तो उससे क्या डेवलप, क्या बीमारी होती है। आपकी फैकल्टी को हम इसीलिए बुलाते हैं कि आप फैकल्टी को जो है वो शर्मिंदा नहीं करेंगे। एक्रोमेगली, नाम सुना है आपने? यकीनन सुना होगा, इस वक्त जहन में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सुना होगा ये नाम, और पढ़ने में भी आया होगा। लेकिन रवानी में होता यह है कि हम बहुत सारी चीजें स्किप करते हुए चले जाते हैं। पढ़ने के मामले में थोड़ा सा आप एक रवैया अपनाइए, जो मैंने भी कोशिश की कि इसको मैं अपनाने की कोशिश करूं, कि मैं पढ़ने के दौरान हर लफ्ज के ऊपर गौर करना शुरू कर देता हूं। और फिर इसके बाद आजकल तो बहुत आसानी हो गई कि फौरन ही इंटरनेट पे तलाश कर लिया, लेकिन एक वक्त वो भी था कि जिसके लिए मुझे बहुत सारी किताबें देखनी पड़ती थी और उनमें ढूंढना पड़ता था। और बाज़ किताबें जो हैं वो आज खुद एलर्जिक होती हैं, इसलिए नहीं कि मुझे बुरी लगती हैं, बल्कि पुराने अखबार और किताब दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको खोलते ही आदमी को छींकें आने लगती हैं। तो वो एक वजह भी बनती थी, लेकिन अब चूंकि थोड़ा बदल गया वक्त, तो आप हमेशा ही कोशिश करें कि जब कभी भी कोई चीज़, चाहे एक पैराग्राफ पढ़ने में आ रहा हो, उस एक पैराग्राफ में भी कुछ अल्फाज ऐसे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके मानी और मफाहीम शायद हमारी समझ से बालातर हो, उनके ऊपर गौर कर लिया करें, उनको देख लिया करें। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा कंसेप्ट जो एक अरसे से गलत चला आ रहा होता है वो क्लियर हो जाता है। ये बात वाज़ेह रहे कि ज़िंदगी में कभी भी आदमी मुकम्मल नहीं होता। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उसको कोशिश करते रहना होती है कि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाए रखे। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने तो अब सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, उस दिन आप ज़हनी तौर पर मर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं वापस कैल्शियम फास्फोरिकम की तरफ। बसरी तज्जिया, इसका जो विजुअल एनालिसिस है वो क्या कहता है। विजुअल एनालिसिस का मतलब है कि जब कैल्शियम फास्फोरिकम का मरीज आपके सामने आएगा तो उसकी कौन कौन सी चीजें ऐसी विजुअलाइज हो सकती हैं, जो नजर आ सकती हैं कि ये कैल्शियम फास्फोरिकम को इंडिकेट कर रही है, इस शख्स को जरूरत है कि कैल्शियम फास्फोरिकम दी जाए। तो उसको हम देखें, टांगों की ऐसी हालत जिसको देखने में लंबे दुबले पतले, जिसको देखने में लंबे और दुबले पतले दुबले बच्चों के घुटने अंदर की तरफ मुड़कर करीब हो जाते हैं, जबकि टखनों के बीच फासला रहता है। दुबले पतले, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार, दुबलापन, नाजुक, जिस्मानी साफ। ये जो कैफियत बताई है हमने, ये कैफियत कैसी बन रही है, कुछ अंदाजा हो रहा है? आप में से कोई शख्स ऐसी मोल्ड करके बताएगा कि ये कैफियत कैसी है? घुटने अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं और टखनों के बीच फासला रह रहा है। कोई नहीं जी, एक मिनट, माइक आ जाए सामने। इसमें ये है कि जो आपके टखने घुटने हैं वो बिल्कुल करीब आ चुके होंगे और बिल्कुल राउंड सर्कुलर जैसी गोल हो जाएगी जो है टखनों से। यस जी सर। ये आपकी जो है वो नी ज्वाइंट और ये आपका एंकल ज्वाइंट। नी नॉट
नी लॉक नी लॉक इसको कहते हैं, नी लॉक। क्यों? टांगे जो है वो इस तरह से बढ़ गई, लेकिन घुटने जो है वो मुड़ गए। वजह इसकी कुछ भी हो सकती है। अगर हम इसकी तश्कील के हवाले से देखें तो तश्कील के हवाले से इस तरह से बनती कि हड्डियों के अंदर जो शेप है वो शेप उस एंगल को बदल देती है, नंबर एक। उसमें जो मसल्स हैं वो मसल्स भी खिंचाव का शिकार होकर उस पर एंगल को बदल देता है। तो ये इस किस्म की जो कैफियत, देखें हमने शुरू में लिखा हुआ बसरी तजिया, ये सामने रखिएगा कि हम विजुअल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। विजुअली ऐसा नजर आए तो आपके लिए इंडिकेटेड है कि ये कैल्शियम फास्फोरिकम का मरीज हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि वो कैल्शियम फास्फोरिकम आपके लिए फिक्स हो गया, लेकिन वन ऑफ द रेमेडी इट मे बी कैल्शियम फास्फोरिकम। दुबलापन, नाजुक जिस्मानी साख्त। दुबलापन बहुत सी जगहों पे पाया जा सकता है, लेकिन कैल्शियम फास्फोरिकम में भी ये हो सकता है। बालिग अफराद में मुस्तकिल थका मांदा दिखाई देना, रीढ़ की हड्डी की खमीदगी के बाइस वज़ा में वाज़े इज़्तिराब दिखाई दे, दांतों का खराब होना, पट्ठों की नामुकम्मल नशोनुमा, मुस्तकिल थका मांदा दिखाई देना। आपने देखा होगा, अपने ही दोस्तों में आपने मुशाहिदा किया होगा, अपने घर में भी मुशाहिदा किया होगा कि बावजूद अच्छा खाने के, बावजूद आराम भी करने के, इसके बावजूद भी जब भी देखा तो सोया सोया सा आदमी लगा, जैसे अभी उठ के आ गए नींद में से। वो एक्टिवनेस जो कि उस उम्र का तकाजा होता है वो देखने में नहीं आई। तो इस कैफियत में भी कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम फास्फोरिकम फायदेमंद होती है। दूसरी बात हमने की कि रीढ़ की खमीदगी के बाइस वज़ा में वाज़े इज़्तिराब दिखाई दे। कोई शख्स इसको डिफाइन करेगा? रीढ़ की खमीदगी के बाइस, रीढ़ की हड्डी की खमीदगी के बाइस। लेकिन रीढ़ की हड्डी नॉर्मली तो ऐसी होती है। कोई है? यानी ये जो इसकी नॉर्मल कर्वेचर है उसमें शेप में तब्दीली आ जाए, या तो वो स्ट्रेट हो जाए, सीधी हो जाए, या फिर दाएं बाएं भी ये बैंड हो सकती है। उसमें जो अगर डिजेनरेटिव प्रोसेस है तो उस सूरत में भी खमीर। एक मिनट, इसको हम आम जबान में कहते हैं कुब निकल गया, वो भी इसी की डिफिशियंसी होती है। जैसे बंदा जैसे रुकू की पोजीशन में चलता हो या कमर से उसकी बैंड हुई होती है, ऐसे गुलाई होती है, वो इसी की डिफिशियंसी कहलाएगी। ठीक है। इन्होंने बात की है डॉक्टर साहब ने कि जैसे कि कुब निकला है, यानी हैंच, क्या कहते थे, हैंच बैग की कहलाती है, बैकबोन बाहर निकला है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बसरी तजिए के हवाले से कि ऐसे लोग जिनमें कोई विजिबल किस्म की कोई चीज तो नजर नहीं आ रही कि उनकी ऐसा हुआ है, लेकिन उनको अगर हम अंडरलाइन काज को देखते हुए देखेंगे तो उन लोगों को स्पाइन की खमीदगी के खराबी की वजह से वो इस्तराब में दिखाई देते हैं। यानी जो विजुअल तजिया है वो दिखाई देना, किस तरह दिखाई देना? इस्तराब में। लेकिन उसके पीछे जो काज होगा वो हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी की वजह से। यानी लोगों को आपने देखा होगा कि उठते बैठते हुए एक अजीब सी, यानी अल्लाह याद आता है, अल्लाह कह के उठ गए। हालांकि एक हमारे लिए तो अच्छा है कि ठीक है अल्लाह कह के उठना चाहिए, लेकिन वो असल में उस वक्त अल्लाह याद नहीं आ रहा, तो उस वक्त दर्द याद आ रहा होता है। तो उस दर्द की वजह से वो कुछ माँ को पुकार लेते हैं, कुछ अल्लाह को पुकार लेते हैं। तो ये जो कैफियत है इस्तराब में दिखाई देना, उसकी वजह से कि बैठे बैठे भी
اب جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ پچھلے 3 گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اس حوالے سے تو میں آبزرو نہیں کر پایا کہ کون جو ہے وہ اضطرابی کیفیت میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی 1-2 افراد مضطرب ہوں کہ ان کو بے چینی ہو رہی ہو کہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں، تو یہ اضطراب جو ہے وہ کیلشیم فاسفوریکم کا ایک ویژول سائن ہے۔ چہرہ بے رونق، ایسا لگے جیسے موم سے بنا ہو، زرد مومی کانوں کے ساتھ بیمار زرد چہرہ، آنکھوں کے گرد حاشیے ہلکے رنگ کے بموجب نمایاں ہو، چہرہ بے رونق۔ یہ رونق کیا کہلاتی ہے؟ جب بے رونق کہہ رہا ہوں میں تو کوئی رونق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہوگی نا، وہ کیا ہے؟ فریش گوشت اگر نظر آ جائے تو وہ بھی رونق والا گوشت ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ سر فریش ہو، یعنی تازہ، تازہ، چاہے وہ گوشت ہی کیوں نہ ہو۔ جی نیکسٹ ان کو بھی سر گلو ہوتا ہے چہرے پہ نا، چمک کی ہوتی ہے، تازگی چہرے پہ، خوشی کی وہ چیز نہیں ہوتی، ایکٹیونیس یا ٹھیک، کوئی اور اضافہ کریں؟ سر جس میں جو ہے وہ چہرہ ہمارا پیل نہ ہو رہا ہو، مطلب پیلا پن نہیں آ رہا ہو، جو فریشنس کو اس سینس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ جو ہے وہ پیلنس نہ آ رہی ہو، جیسے لگ رہا ہو کہ بندہ لیتھارجک ہے، اس ٹائپ کی فیلنگ اس کے فیس سے نہیں آ رہی ہو، فریشنس ہو۔ ٹھیک، یہاں پہ صرف کہنے کی بات یہ کہ لک جو ہے اس کا لائیو نظر آ رہا ہو۔ بے رونق سے مراد ہے کہ لک لائیولی اگر ہے تو اس صورت میں اسے رونق والا چہرہ ہی کہیں گے، اور اگر زندگی کے آثار کسی طریقے سے بھی اونچے نیچے نظر آتے ہیں تو اسے رونق سے عاری کہہ دیں گے۔ آگے اس کی تفصیل دی ہوئی، جیسے موم سے بناؤ۔ موم سے بناؤ کا مطلب چہرے پر ایکسپریشن ایسے نہ ہو کہ وہ فوری طور پہ چینج ہو رہے ہو، وہ بالکل مومی سا چہرہ ہو، مومی کانوں کے ساتھ بیبار زرد چہرہ، یعنی رونق بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد زردی بھی آ گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ رونق والے چہرے پہ زردی نہ ہو، کچھ لوگوں کی اسکن ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ زردی مائل ہوتی ہے، تو لیکن ان کے چہرے پر رونق رہتی ہے، ان کے چہرے پر زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، آنکھوں کے گرد حاشیے، اور پھر اس کے بعد آگے ہے زبان کبھی کبھی موٹی سفید فر کی تہ کے ساتھ، کبھی کبھار، ناٹ نیسیسری ہر کیس میں ایسا ہو۔ یہ سب جو ہے بصری تجزیے کے حوالے سے یا ویژول انالیسس ہے، یہ کیلشیم فاسفوریکم کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اور یہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کیلشیم فاسفوریکم کا استعمال کریں۔ اس کے بعد اس کا آخری پارٹ اگر دیکھیں تو اویلیبل اس کی پوٹنسیز ہیں وہ 3x 6x 12x 30x اور 200x ہیں، جو کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ ان کا استعمال ضرورت کے مطابق کرایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ٹیبلٹ کے حوالے سے ہم نے شعبے کو اسٹینڈرڈ بنایا ہے، اور اس میں ہم نے کہا کہ نوزائیدہ بچوں میں ایک ٹیبلٹ، شعبے کو اسٹینڈرڈ اس لیے بنایا کہ اس کی جو دوا کی یا اس کی ٹیبلٹ کی جو کوانٹم ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم نے آگے رکھا ہے، ورنہ دوسری اور کمپنیوں میں بڑی بڑی ٹیبلٹ بھی آ رہی ہے، تو ہم نے اسٹینڈرڈ یہاں پر شعبے کی جو اویلیبل پوٹنسیز ہیں ان کو بنایا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں ایک ٹیبلٹ گولی پیس کر پانی میں تھوڑی سی مقدار میں ملا کر بچے کے ہونٹوں پر مل لیں۔ کیوں مل لیں؟ منہ میں کیوں نہیں ڈالیں؟ ان کو دیجیے گا مائک۔ اگر منہ میں ڈالیں گے تو وہ وومٹنگ کر دے گا۔ ٹھیک، یہ درست کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ سلائیوا کے ساتھ مکس ہو کر ایبزارب ہو جائے، اس لیے وہ
बच्चों के लिए कहा गया है, वैसे तो सलाइवा के साथ तो मिक्स सभी को करना है। अगर हम लोग ऐसे ही डाइट पानी के साथ उसको मैं नौज़ायदा बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है नौज़ायदा बच्चे, ठीक है। नौज़ायदा बच्चों की अपनी एक साइकी होती है। जी आप कुछ कह रहे हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो मदर फीड पे होते हैं ज़्यादातर ना, तो अगर हम उनको डायरेक्ट कुछ भी चीज़ देंगे या पानी भी देंगे तो उनका पेट वगैरह खराब हो सकता है, तो इस वजह से हो सकता है कि होठों पे लगाएं। ठीक। नौज़ायदा बच्चों की अपनी एक साइकी होती है कि वो होंठ पर लगी हुई चीज को जबान फेर कर खुद लेते हैं। ये उसके लिए बेहतर तरीका होता है कि जितनी मिकदार वो जितनी देर के अंदर उसको चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मुंह के अंदर रह सकती है, तो इसीलिए पीस कर होंठों पर मल देते हैं पानी में मिलाकर। ये दिन में 1 से 2 बार है, और बच्चों में जो 2 बरस से लेकर 8 बरस तक की उम्र के हैं वो 2 टैबलेट दिन में 2 या 3 बार। इसी तरह 9 बरस से 31 बरस के जो है वो बच्चों बड़ों के लिए 3 टैबलेट से, और बालिग 9 बरस से 13 बरस, 9 से 13 बरस, इसमें भी 31 ही लिखा हुआ है 9 का। 31 से मतलब में जो उर्दू से अंग्रेजी में कन्वर्ट होता है तो वो उल्टा हो जाता है, तो ये 13 समझा जाए, 13 पढ़ा जाए इसको। 3 टैबलेट दिन में 3 बार, और बालिग अफराद में 4 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार। बेहतर नताइज के लिए दवा को थोड़ी देर में मुंह में घुलने दें ताकि साल्ट की फाल अज्जा मुंह की गशाई झिल्ली किसे कहते हैं? गशाई झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन। जी इधर से भी आवाज आई थी, वो भी हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि इन्होंने इनपुट दिया है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो इस मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें मुकम्मल तौर पे जज्ब करने के लिए एक ही तरीका है, ये मुंह के अंदर थोड़ी देर के लिए रखी जाए टैबलेट, और ये शिफाई अमल की तकमील के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम कैलकेरिया फास्फोरिकम को ख़त्म कर रहे हैं इस एंड नोट के साथ कि कैल्शियम फास्फोरिकम एक वो सब्सटेंस है कि जो बायोकेमिक साल्ट के दूसरे नंबर पर आता है, और उसका ताल्लुक ज़्यादातर हमारे जिस्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में उन आज़ा से ज़्यादा है जो कैल्शियम के हवाले से, चाहे वो ठोस शक्ल में हो या फिर हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से, और हमारे दीगर और अमाल को दुरुस्त करने के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि खून की कमी भी हो जाती है, जिसमें और दूसरे अमराज भी हो रहे हैं। तो ये सब हवालों से कैल्शियम फास्फोरिकम एक ख़ास पार्ट प्ले करता है, और इसका इस्तेमाल अगर हम इन डेप्थ जाके स्टडी करेंगे तो हमें इंडिकेटेड दवाओं इंडिकेटेड सिम्टम के अलावा भी जहाँ कहीं पे भी हम उसे मुनासिब पाएंगे वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अवेलेबल पोटेंसीज के हवाले से भी इतना बता दूं कि हर पोटेंसी अपनी जगह पर एक मायने रखती है, यानी डिग्री ऑफ डाइल्यूशन जो है वो बहरहाल मायने रखता है। सुशरल सॉल्ट में भी डिग्री ऑफ डाइल्यूशन की बहुत अहमियत है। जितनी डिग्री के आप डाइल्यूटेड डिग्री का कोई दवा लेंगे, वो साल्ट लेंगे, वो साल्ट मुख्तलिफ एस्पेक्ट में काम कर रहा होगा। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वो 6x में सभी कवर हो जाएं। मुमकिन है कि ये 6x में कवर ना हो, 12x में कुछ सिम्टम होंगे जो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर हो सकती हैं, उनको भी आप कंसीडर करते हुए कैल्शियम फास्फोरिकम की मुख्तलिफ पोटेंसीज को एक्सप्लोर करें और उनके इफेक्ट को भी दरियाफ्त करें। इन ए सेंस के सेल का मेटाबॉलिज्म क्या कहता है।